हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। आज हम लोग बात करेंगे चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। देखिए, चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं कि जब भी किसी न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हम लोग करते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, तो वहाँ पर जो दो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन मिलते हैं, तो साथ में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। और आप देखिए वही पार्टिकल है ये जो न्यूक्लियर फिजन को स्टार्ट कर रहा था। ओके, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक यूरेनियम के न्यूक्लियस पर 92 यूरेनियम 235 इस पर एक थर्मल न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, ठीक है, 0 and 1 ये, तो न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा बेरियम का, एक मिलेगा क्रिप्टॉन का, और साथ में 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 0 and 1, 0 and 1 एंड 0 and 1। और जो न्यूट्रॉन होंगे ये फर्दर अगर इनको आगे पहुंच के फिर एक यूरेनियम का न्यूक्लियस मिल जाता है, अगर मिलेगा ही, क्योंकि आप जो भी पीस लेंगे यूरेनियम का, जो भी पीस लेंगे उसमें कोई एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। जैसे कि आप देखिए कि एक ये होगा यूरेनियम 235, यहाँ पर एक यूरेनियम 235 होगा, यहाँ पर एक यूरेनियम 235 होगा। जब ये न्यूट्रॉन जब टकराएंगे इससे, तो इनसे भी यही बनेगा कि एक बेरियम का न्यूक्लियस, एक क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस और 3 न्यूट्रॉन, 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी इस यूरेनियम न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। एक बेरियम का न्यूक्लियस मिलेगा, एक क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस मिलेगा और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये 0 and 1, ये 0 and 1 और ये 0 and 1। यहाँ पर ये पहुँचेगा न्यूट्रॉन, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा एक बेरियम का न्यूक्लियस, एक क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस और 3 न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा। इसके आगे और भी यूरेनियम के न्यूक्लियाई होंगे। तो आप जानते हैं कि जब ये जो पहुंचेंगे न्यूट्रॉन, ये अभी ये यहाँ से निकल रहे थे 3, तो 3 का कर रहे थे, 3 से निकल रहे थे 9, तो 9 करेंगे, 9 से निकलेंगे 27, 27 करेंगे, 27 से निकलेंगे 81, 81 करेंगे। तो इस तरह से अगर ये रिएक्शन चलती रहे तो इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है भाई। सबसे पहले आप देखिए 1939 में एनरिको फर्मी ने इसको सजेस्ट किया था, चेन रिएक्शन के इस मॉडल को सजेस्ट किया 1939 में एनरिको फर्मी ने। द चेन रिएक्शंस may be of 2 types. The chain reactions
may be of two types। देखिए, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ पर होगा? वो ऐसा होगा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने एक पीस लिया यूरेनियम का, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के, आपने खाली एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट वहाँ पर कर दिया। जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि इसका न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन इसके दो न्यूक्लियस मिलेंगे, ये दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन की वजह से, और उसके बाद इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगर इन 3 न्यूट्रॉन को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये फर्दर 3 और जो न्यूक्लियस होंगे यूरेनियम के इसके आगे, उनका न्यूक्लियर फिजन कर देंगे। फिर इससे आगे फिर हर यूरेनियम के न्यूक्लियस से बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस निकलेंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ज़रूरी नहीं कि बेरियम क्रिप्टॉन निकलें, मैंने आप लोगों को 5 तरह के रिएक्शन बताए थे, तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं न्यूक्लियर फिजन में। और हर न्यूक्लियर फिजन में एक खास बात ज़रूर होगी कि चाहे बेरियम और क्रिप्टॉन के फ्रैगमेंट्स मिलें या ना मिलें, कुछ भी मिलें, 2 कंपैरेटिवली लाइट न्यूक्लियाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम मास मिलेंगे, लेकिन साथ में 3 न्यूट्रॉन ज़रूर निकलेंगे, 2, 3 या 4। एज एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन पर फिजन ये आपको मिलने हैं। और जब ये मिलेंगे तो आप देखिए न्यूट्रॉन वही पार्टिकल है जिससे न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये फर्दर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होने पर जो फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियाई अवेलेबल होंगे उनका न्यूक्लियर फिजन करता रहेगा। और कुछ टाइम में जितना भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल था यूरेनियम का, वो कुछ ही इंस्टेंट में ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरा मटेरियल ख़त्म नहीं हो जाता। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जानते हैं कि पर फिजन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर 200, नेक्स्ट इंस्टेंट पर 200 इससे 200 इससे 200 इससे, तो 200 मल्टीप्लाई 3, फिर नेक्स्ट उसके बाद 200 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर उसके बाद 200 मल्टीप्लाइड 27, फिर 200 मल्टीप्लाइड बाई 81। तो आप देखिए जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, मैग्नीफाई होती चली जाएगी, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा? एक्सप्लोज़न। उसका रिज़ल्ट जो होगा वो एक्सप्लोज़न होगा, क्योंकि आपको एकदम से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, वो भी बढ़ती हुई एनर्जी मिल रही है, मैग्नीफाइड एनर्जी मिल रही है। तो एक्सप्लोज़न, इसका रिज़ल्ट केवल एक्सप्लोज़न हो सकता है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब में। इसमें किया जाता है। फिर आता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने बम्बार्डमेंट किया एक न्यूट्रॉन का यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, आपका न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो गया, आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम मासेस के 2 फ्रैगमेंट्स मिले, 2 न्यूक्लियाई मिले। ये पेरेंट न्यूक्लियस होता है और ये डॉटर न्यूक्लियस, ये और ये जो मिल रहा है फिजन के बाद वो डॉटर न्यूक्लियस, उससे पहले पेरेंट न्यूक्लियस, और साथ में मिले 3 न्यूट्रॉन। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहे, जो एनर्जी आपको मिल रही है जिस रेट से, उस पर आपका कंट्रोल रहे, क्योंकि आप देख रहे थे इससे पहले इस प्रोसेस में जो एनर्जी मिल रही थी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आपने फ्री छोड़ रखा था। जितने भी न्यूट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे न्यूट्रॉन आगे जाके न्यूक्लियर फिजन कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन जो हो, ये कंट्रोल चेन रिएक्शन हो, तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल हो। तो क्या करेंगे कि जो ये 3 न्यूट्रॉन निकले हैं यहाँ से, इसमें से 2 को आप रोक देंगे, किसी न किसी से एब्जॉर्ब करा देंगे, कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल यहाँ पर रख देंगे,
जैसे कैडमियम और बोरोन इसकी रॉड होती हैं। ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं न्यूट्रॉन के, यहाँ पर रख देंगे तो ये रुक जाएंगे और केवल एक न्यूट्रॉन चलेगा आगे। फिर जब ये एक चलेगा आगे तो फिर ये इसका, अभी ये दो जो हुए थे न्यूक्लियर फिजन ये तो होंगे नहीं, केवल ये एक जाएगा आगे और ये एक आगे जाएगा, केवल एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन करेगा। फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, जो भी फ्रैगमेंट मिल रहे हैं बेरियम क्रिप्टॉन के जिसके ही मिलेंगे, उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। फिर आप 2 को रोक देंगे, 1 को आगे जाने देंगे, तो फिर ये 1 का करेगा। तो आप देखेंगे कि आप लोगों को लगातार पर फिजन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती जाएगी और एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि उस रेट को आप इंक्रीज़ कर दें तो फिर आप आगे 2 न्यूट्रॉन जाने देंगे। जब 2 न्यूट्रॉन चलेंगे आगे, अगर आप 1 को रोक देंगे 2 जाएंगे, फिर 2 करेंगे, फिर आप 2 को जाने देंगे आगे, तो आप देखिए फिर भी कांस्टेंट रेट से एनर्जी मिलेगी। तो अगर जो आगे जाने वाले न्यूट्रॉन्स हैं, अगर आप उस पर अपना कंट्रोल रखते हैं कि कितने न्यूट्रॉन को फर्दर आगे जाने देना है फर्दर न्यूक्लियर फिजन के लिए, तो ऐसा जो चेन रिएक्शन होगा वो होगा कंट्रोल चेन रिएक्शन। और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है उसको यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं। देखिए 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एनरिको फर्मी एंड कोवर्कर्स ने पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में परफॉर्म किया। अब देखिए ऐसा होता है कि जो ये मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरह से चेन रिएक्शन चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चेन रिएक्शन को चलाने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। देखिए डिफ़िकल्टीज़ इन द मेंटेनेंस ऑफ चेन रिएक्शन एंड देयर रिमूवल। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं चेन रिएक्शन को चलाने में और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए चेन रिएक्शन को लगातार कंटिन्यू करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो यूरेनियम है उसमें यूरेनियम के जो 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इनका जो रेशो है वो बड़ा अजीब सा रेशो है। आप देखिए कि जो यूरेनियम है उसमें एक तो है यूरेनियम 238 और एक है यूरेनियम 235। आप देखिए 99.3% तो ये यूरेनियम 238 है और केवल 0.7% ये यूरेनियम 235 है। अब प्रॉब्लम आप कहेंगे प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये न्यूट्रॉन इनकी जो एनर्जी होती है ये होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी एनर्जी होती है जो आपको यहाँ से जो न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, इनकी एनर्जी होती है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनकी ये किसी भी तरीके से जो यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे पास यूरेनियम होगा उसमें केवल यूरेनियम 235 नहीं होगा, 238 ज़्यादा रेशो में है, तो 238 की पकड़ में नहीं आएंगे, एस्केप कर जाएंगे।
ये तो बहुत ही कम है ना, इसका जो पोर्शन है बहुत ही कम है, लेकिन ये इसकी पकड़ में नहीं आएंगे। अब कोई चीज़, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो वो उसको कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए वो एस्केप कर जाते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से इतनी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी अप्रोच में नहीं आ पाते, उसको पकड़ नहीं पाता वो यूरेनियम का न्यूक्लियस, इसलिए वो या तो उससे एस्केप कर जाते हैं, अदरवाइज़, यानी एस्केप मतलब क्या हुआ, बाहर निकल गए उस पीस से यूरेनियम के। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि यूरेनियम 238 से स्कैटर हो जाया करते हैं। जब यूरेनियम 238 से स्कैटर हो जाते हैं तो फिर आफ्टर स्कैटरिंग, यानी एक तो ये हो गया कि एस्केप कर गए, एक बात हो सकती है कि एस्केप कर गए, दूसरी बात ये हो गई कि आफ्टर स्कैटरिंग, दूसरी बात ये रही कि अगर स्कैटरिंग हुई इनकी इससे, तो आफ्टर द स्कैटरिंग इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तो फिर ये न्यूक्लियर फिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है न्यूक्लियर फिजन के लिए इसके, ये 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, और ये जो एनर्जी हो गई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इससे कम हो गई। इसलिए जब इतनी कम एनर्जी हो गई तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये जो कम एनर्जी के न्यूट्रॉन मिलेंगे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यूरेनियम 238 ऑफ न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा, गामा रेस का एमिशन शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं या तो बाहर निकल तो वेस्ट हो गए, या इनका एब्जॉर्प्शन हो गया यूरेनियम 238 से तो वेस्ट हो गए, तो मैक्सिमम तो वेस्ट ही हो गए। और यूरेनियम 235 है, ये बहुत ही कम है, 0.7%, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि इसके पास जाकर टकराएं। इसलिए जो भी चले थे न्यूट्रॉन या तो एस्केप कर जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ख़त्म हो गए न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए थे। इसलिए जो न्यूक्लियर फिजन है वो चल नहीं पाएगा, फर्दर जो न्यूक्लियर फिजन का चेन रिएक्शन था वो फर्दर रुक जाएगा, चल नहीं पाएगा। अब आप देखिए कि आप क्या करें इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए, आप लोग ये करेंगे कि आप मॉडरेटर का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स, यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स, ये हम काम करेंगे, यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, या तो ये एस्केप हो जाते हैं या यूरेनियम 238 इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो जाया करती है, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसके न्यूक्लियर फिजन के लिए 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे कम हो जाया करती है। और जो परसेंटेज है यूरेनियम 235 का ये बहुत ही कम है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि ये कम एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स हैं उनसे भी इसका न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है। तो ये बात देखी जाती है कि अगर हम लोग जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी को बहुत ही कम कर दें, जो थर्मल एनर्जी होती है उस रेंज की कर दें, अगर इसको 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम उसकी एनर्जी कर दें, तो फिर ये होगा कि जो यूरेनियम 238 है ये इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ पहुँचेंगे, जो 0.7% यूरेनियम 235 है उनके पास पहुँच जाएंगे। जब उनके पास पहुँच जाएंगे, उनकी अप्रोच में पहुँच जाएंगे, तो फिर उनका न्यूक्लियर फिजन जो होगा वो ढूंढ कर देंगे। जब उनका न्यूक्लियर फिजन कर देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, जितना भी यूरेनियम 235 है उसका न्यूक्लियर फिजन होता रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बार बार उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा,
उनकी जो एनर्जी है उसको थर्मल एनर्जी की रेंज में लेके आना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये होता है मॉडरेटर, इसको हम कहते हैं मॉडरेटर। देखिए मॉडरेटर का मतलब ये हुआ कि पैराफिन या ड्यूटीरियम या हैवी वाटर या ग्रेफाइट, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। जो भी मॉडरेटर्स होंगे उसमें लाइट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स होंगे, और जब आप उसमें से पास कर देंगे न्यूट्रॉन को, तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, और उनकी इलास्टिक कोलिजन होंगे। आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि जब अप्रॉक्सीमेटली सेम मास की दो बॉडीज़ के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज़ आपस में एक्सचेंज हो जाया करती हैं, इंटरचेंज हो जाया करती हैं, और इस वजह से क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, जब लगातार उसे कोलिजन होंगे उन प्रोटॉन से, तो उसकी स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जो न्यूट्रॉन होते हैं हैवी वाटर में, उससे अगर 25 कोलिजन्स होते हैं, और ऐसे ही कार्बन या बेरिलियम से अगर 100 कोलिजन्स हो जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन, तो जो न्यूट्रॉन है उसकी वेलोसिटी या उसकी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी के इक्वल हो जाया करती है। और उसके बाद क्या होगा कि जो मॉडरेटर जब लगा दिया आप लोगों ने, स्पीड कम हो गई, थर्मल एनर्जी की इक्वल हो गई, तो फिर यूरेनियम 238 जो होगा वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा। छोड़ने कहाँ पहुँचेगा वो 235 के पास, और फिर वो उसका न्यूक्लियर फिजन करना शुरू कर देगा और चेन रिएक्शन चल जाएगी। लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि कम से कम कुछ डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने पेपर की फॉर्म में लगा दिया यहाँ पर मॉडरेटर, पेपर की फॉर्म में अगर आपने लगा दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। पेपर की फॉर्म में तो एक बार कोलिजन हुआ, निकल गया बाहर, तो फिर जो न्यूट्रॉन है स्लो डाउन नहीं हो पाएगा। ये बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ही न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो पाया करती है, क्योंकि कोलिजन के नंबर है ना, बार बार कोलिजन होना है। इसलिए जो आप लोग मॉडरेटर्स यूज़ करेंगे वो मॉडरेटर्स देखिए कॉलम्स की फॉर्म में, इसमें मिक्स नहीं करेंगे बल्कि कॉलम्स की फॉर्म में, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, कुछ सेपरेशन पर सफिशेंट थिकनेस का मॉडरेटर लगाएंगे। अगर आप लोग मॉडरेटर को मिक्स कर देंगे इसके साथ, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो हाई स्पीड के या हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन यहाँ से हमें मिलेंगे न्यूक्लियर फिजन के बाद, उनकी एनर्जी कम होगी और उनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की या उससे और कम। लेकिन इसके बीच में जब वो एक एनर्जी की रेंज से गुजरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में जब वो आएंगे, कम होते होते उनकी जब एनर्जी इस रेंज में आएगी, तो इस रेंज में आते ही जो यूरेनियम 238 है ये इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे जो एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होगा, यूरेनियम 239 जो फॉर्म होगा, वो केवल गामा रेस को एमिट करेगा, गामा रेस का एमिशन शुरू हो जाएगा उससे, और फिर वो न्यूक्लियर फिजन करने की पोजीशन में नहीं रहेगा, यानी वो फ्यूल बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। तो फिर एक तो न्यूट्रॉन भी ख़राब हो गए हमारे पास जो यहाँ से हमें मिले थे, और दूसरी बात ये कि जो यूरेनियम 238 था वो भी यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो गया, बेकार हो गया, फिजन के प्रोसेस से बाहर निकल के आ गया, बाहर हो गया प्रोसेस से। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। इसलिए मिक्स नहीं करते मॉडरेटर को, बल्कि मॉडरेटर को इस तरह से स्लैब की फॉर्म में, अल्टरनेट कॉलम की फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं कि जब यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा और यहाँ एंटर करेगा, इसकी स्पीड कम होगी, और उसके बाद फिर ये पहुँचेगा नेक्स्ट के पास, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर लगा होगा मॉडरेटर, फिर उसकी स्पीड कम होगी न्यूट्रॉन की, फिर वो पहुँचेगा आगे, न्यूक्लियर फिजन करता जाएगा। इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करके यहाँ पर लगाया करते हैं। आप याद रखिए जो मॉडरेटर्स हैं जो जनरली यूज़ किया था, हालांकि वाटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मॉडरेटर्स
जनरली यूज़ किए जाते हैं वो है हैवी वाटर, यानी D2O, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ये अच्छे मॉडरेटर हैं। और जो हैवी वाटर है D2O, ये बेस्ट मॉडरेटर है। हैवी वाटर ये बेस्ट मॉडरेटर है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पर जो चेन रिएक्शन है इसको चलाने में। वो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास एक पीस है यूरेनियम का। अब किसी भी शेप में हो सकता है कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हो, क्यूब की शेप में हो सकता है कि वो स्फीयर की शेप में हो, कुछ पता नहीं किस शेप में। अब अगर मान लीजिए कि पेपर की फॉर्म में है, पेपर की फॉर्म में लगा रखा है आपने, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो जैसे ही न्यूक्लियर फिज़न होगा तो जो भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो उससे बाहर निकल गए। जब रहे नहीं पीस के अंदर तो फर्दर न्यूक्लियर फिज़न क्या करेंगे। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना होता है, ऐसे केस में सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो होता है उसे कम करना होता है। पीस को ऐसे ये करना होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो होता है वो कम करना होता है। और किसी भी फ्यूल के पीस में, फ्यूल का मतलब यहाँ पर है यूरेनियम का पीस, जो यूरेनियम का पीस हमने लिया हुआ है उस पीस का वो मिनिमम साइज़ जो चेन रिएक्शन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो मिनिमम साइज़, उसे हम सब क्रिटिकल साइज़ कहते हैं। अगर क्रिटिकल साइज़ से साइज़ कम है तो वहाँ पर चेन रिएक्शन चल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे ही एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिज़न होगा, जो भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो बाहर, उससे जब बाहर निकल जाएंगे तो फर्दर चेन रिएक्शन चलाने के लिए हमारे पास और न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, और जब अवेलेबल नहीं होंगे तो चेन रिएक्शन चलेगी नहीं। इस बात को समझिए, हम लोग बता रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो इसी पर बेस्ड है, और वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो पहली बात देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। केस रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझिए कि अगर यहां पर एक न्यूट्रॉन था और इसके बाद जो निकले 3 न्यूट्रॉन, ये फिज़न के लिए अवेलेबल हैं, तो 3:1। ओके, अगर मान लीजिए कि ये पेपर की फॉर्म में ले रखा था आपने, एक ऐसी लेयर थी जिसमें केवल एक ही न्यूक्लियस था, तो आप देखिए कि यहाँ से चला एक न्यूट्रॉन और यहाँ पर जो 3 न्यूट्रॉन थे वो तीनों निकल गए से बाहर, तो एक भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है। कितना? 0। तो 0/1, तो यानी 0, के की वैल्यू की 0। ठीक है ना। मैंने पहले बताया आपको 3/1 फिर 0/1। ओके, और एक बार ये हुआ कि आपने यहाँ पर एक न्यूट्रॉन डाला और 3 जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए उसमें 2 बाहर निकल गए, एक अवेलेबल रहा, तो 1/1। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया ये हो गया k=1। इस तरह से हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में। एक बार जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देखिए एक बार आप लोगों ने यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कर दिया और ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई। अब जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है कि उसका जो रेट है क्या वो कांस्टेंट रेट रहेगा, स्टडी रेट रहेगा, या वो रेट इंक्रीज़ होगा या वो रेट डिक्रीज़ होगा, ये बात पता लगती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के से।
जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K होता है, ये होता है K इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ one generation of nuclear fission divided by number of neutrons present at the start of previous generation of nuclear fission। ये होता है। मैंने आप लोग एग्जाम्पल देके बता दिया था कि अगर शुरू में यहाँ से आपने 1 न्यूट्रॉन डाला और 3 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि जो चेन रिएक्शन है उसका रेट बढ़ रहा है। ओके, रेट ग्रो कर रहा है। अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डाला और 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो कांस्टेंट रेट से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और अगर आपने यहाँ पर डाला 1 न्यूट्रॉन और 1 भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर फर्दर न्यूक्लियर फिजन के लिए, तो आप देखिए जो चेन रिएक्शन है वो रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ K is greater than 1, chain reaction grows। if K is equal to 1, chain reaction remains steady, कांस्टेंट रेट से एनर्जी मिलेगी। इफ K इज लेस देन 1, चेन रिएक्शन ग्रेजुअली डाइज आउट। ये इसका मतलब हुआ। तो आप देख रहे हैं चेन रिएक्शन चलाने के लिए जो मिनिमम साइज है कब होगा, जब K इज इक्वल टू 1। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम अवेलेबल है तो चेन रिएक्शन चलती रहेगी, तो उस वक्त जो साइज़ होगा उसका ये होता है क्रिटिकल साइज़। और इस मास को, जो मास होता है सब्सटेंस का, फिजिकल सब्सटेंस का, उसको क्रिटिकल मास कहते हैं। तो जो इस वक्त साइज़ होगा ये होगा क्रिटिकल साइज़, और इसका जो मास होगा ये होगा क्रिटिकल मास। ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो चेन रिएक्शन बढ़ रही है, तो उस केस में इसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल साइज। ये होगा सुपर क्रिटिकल। और जब आप देखते हैं चेन रिएक्शन चल ही नहीं पा रही है तो कहते हैं सब क्रिटिकल। ये होता है सब क्रिटिकल। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप बात को। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देके समझाऊंगा क्रिटिकल साइज को। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर की फॉर्म में है, जो फिजिबल सब्सटेंस है ये है इस फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में, इसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है। अब आपने यहाँ पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो इसमें किसी भी इंस्टेंट पर कैपिटल N न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। जो कैपिटल N न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, अब मान लीजिए कि उसमें से, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी न्यूट्रॉन होंगे जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो मान लीजिए कि हैं A जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो इसकी सरफेस को छोड़कर बाहर जा रहे होंगे। ये जो सरफेस छोड़ बाहर जा रहे हैं ये मान लीजिए कि हैं L। N का मतलब कि जो प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स थे
ए का मतलब जो एब्जॉर्ब हो गए, और एल का मतलब जो लीव कर गए सरफेस को, लीव द सरफेस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लीव द सरफेस, ये मैंने माना है। अब आप जानते हैं कि ये जो चेन रिएक्शन है वो कब कंटिन्यू करेगी। आप लिखेंगे कि फॉर चेन रिएक्शन टू बी कंटिन्यू क्या होगा, ऐसा होना चाहिए कि जितने प्रोड्यूस हुए हैं ये एक तो है, और एक कितने हैं जो सरफेस छोड़ चले गए और कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, वो हो गए L प्लस ए। तो अगर N की वैल्यू जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो ज़्यादा है या इक्वल है L प्लस ए से, जितने एब्जॉर्ब हो गए और जितने चले गए छोड़कर, अगर जितने प्रोड्यूस वो उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल हैं तो चलेगी चेन रिएक्शन, अदरवाइज चेन रिएक्शन रुक जाएगी। तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होने के लिए N मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L प्लस ए, ये होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो प्रोड्यूस होने वाले, इसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन हैं वो काहे पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे वॉल्यूम पर। जो प्रोड्यूस होने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे वॉल्यूम पर। ओके, जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं वो भी डिपेंड करेंगे वॉल्यूम पर, और जो सरफेस छोड़ के जाने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे उसके सरफेस एरिया पर। ये डिपेंड करेंगे इसके एरिया पर। अगर आप यहाँ से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि जो एब्जॉर्ब हुए हैं इट डिपेंड्स ऑन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पर, और जो छोड़ के जा रहे हैं सरफेस को वो 4 पाई आर स्क्वायर, इस पर डिपेंड करेंगे। अगर एक कांस्टेंट आप लगा दें यहाँ पर तो ये भी एक कांस्टेंट 4/3 पाई या 4 पाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कुछ भी लेके मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई, तो ये कांस्टेंट सपोज k1 हो जाएगा, k1 आर क्यूब, जो ये a हो जाएंगे, ये हो जाएंगे k2 कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे आर क्यूब, और जो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे ये हो जाएगा, मान लीजिए कि एक कांस्टेंट कोई और ले लिया यहाँ पर, ये सपोज है k3 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए अगर आप देखें तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L प्लस ए। आप देख रहे हैं कि n और a ये डिपेंड कर रहे हैं इसके वॉल्यूम पर, इसलिए इसको एक तरफ ले आइए तो आप लिखेंगे कि n माइनस a आदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L, इतना होना चाहिए। n की वैल्यू आप पुट करिए तो है k1 आर क्यूब, a की वैल्यू है k2 आर क्यूब, और L की वैल्यू है k3 आर स्क्वायर। यहाँ से आर क्यूब बाहर निकालिए तो k1 माइनस k2 इंटू आर क्यूब आदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू k3 आर स्क्वायर। इससे यहाँ पर सिर्फ r बचेगा, तो k1 माइनस k2 अपॉन k3 इंटू आर आदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। और ये कांस्टेंट मान लीजिए कोई कांस्टेंट k, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, जो हमने डिस्कस किया था ये वाला k नहीं है, कोई दूसरा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा k इंटू आर आदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो r की वैल्यू है ये या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो एक कांस्टेंट 1/k से। तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि चेन रिएक्शन चलती रहे तो इसके लिए जो फिजनेबल सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसका जो एक पीस ले रहे हैं उसकी वैल्यू एक क्रिटिकल साइज से, एक पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर जो चेन रिएक्शन है ये चल नहीं पाएंगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और यही वजह है कि जहाँ पर भी हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं वहाँ पर हम लोग
यूरेनियम को या प्लूटोनियम को बहुत छोटी छोटी स्फेरिकल गोलियों के रूप में रखते हैं और उसको रखते हैं शेल्फ में, अलमारी में रखते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में रखते हैं, जिससे कहीं वो मिल ना जाए। अगर वो मिल जाएंगे तो आप जानते हैं कि जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो अपने आप उनका न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एनर्जी जो होती है न्यूक्लियर फिजन में एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है, तो आप याद रखिए इस बात को, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में क्या होता था कि जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें जब वो एक न्यूक्लियस फॉर्म करते थे तो वहाँ पर मास कन्वर्ट होता था एनर्जी में, और जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हो जाया करती थी। अब आप देखिए आपने क्या किया कि एक हैवी न्यूक्लियस था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी थी, कम थी, और उसके बाद जो बने उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे और इसलिए कुछ और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ हुआ करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पर बेस्ड हमारे पास जो मैंने बताया था कंट्रोल चेन रिएक्शन है, उस पर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।